जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। और बात करते हैं आज लेक्चर 4 की। और इसमें साइंस एंड एमसीक्यू की चल रही है, जो हमारी लेक्चर 4 है आज हमारा। तो आइए बात करते हैं बिना समय गवाए ही क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों पर कौन सा नियम लागू होता है। ठीक है, जो मोटर कार में हाइड्रोलिक ब्रेक लगते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक आजकल यूज किए जाते हैं, तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ए हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा उष्मा का नियम, बी हमारा गति का नियम, सी हो गया पास्कल का नियम, और डी हो गया आवेश का नियम। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा नियम हमारा हाइड्रोलिक ब्रेकों में काम करता है, तो ये करता है पास्कल का नियम। ठीक है, जो पास्कल का लॉ है, पास्कल का लॉ वो हाइड्रोलिक ब्रेकों के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, प्रेशर के लिए, हाइड्रोलिक ब्रेकों के लिए, क्योंकि ये प्रेशर पे काम करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक की पास्कल का नियम ठीक हो गया। इसके बाद पास्कल के नियम की बात करें तो किसी द्रव के किसी स्थान पर लगाया गया दाब, ठीक है, बिना कम हुए समान रूप से चारों ओर संचारित हो जाता है। यही क्या है, पास्कल का नियम है। द्रव चालित ब्रेक या जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं जिनमें बल का संचरण किसी द्रव के माध्यम से होता है, और ये द्रव कौन सा होता है, द्रव के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल का प्राय उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम कोई टैंक लें और उसमें क्या करें, P1 P2 और P4 तक हम इसमें ऊपर से प्रेशर दें, ठीक है, तो उतना ही बराबर यहाँ पे इसमें प्रेशर आएगा चारों का। ठीक है, बराबर, तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हीलियम गैसों को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। हीलियम गैसों को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है, अन्य गैसों को क्यों नहीं भरा जाता। तो उसका परमाणु क्रमांक 2 है, वायु से हल्की होती है, वह जल से अवयव में 1 है, और वह एक उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, तो हीलियम को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है, हीलियम गैस को, तो हीलियम क्या है, हीलियम एक वायु से हल्की गैस होती है। ठीक है, वायु से हल्की गैस होती है, तो वायु से हल्की गैस निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस के बारे में बात करें तो यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन यानी कि नॉन टॉक्सिक है, टॉक्सिक भी है, और वायुयानों के टायरों में भरने के काम भी आती है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हीलियम को क्या करते हैं, और हीलियम को और ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसको गोताखोर यूज करते हैं समुद्र के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। ठीक है, तो मनुष्य के जो सूंघने की क्षमता होती है उसको नियंत्रित कौन करता है, ऑप्टिकल पाली, घ्राणेन्द्रिय पाली, सेरिबलम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी करती हैं, ये करती हैं ऑप्शन नंबर बी आपका घ्राणेन्द्रियां जो होती हैं। ठीक है, घ्राणेन्द्रियां जो होती हैं, घ्राणेन्द्रियां पाली, वही और जो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल में लेती हैं। ठीक है, तो घ्राणेन्द्रियां पाली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है, तो विद्युत मोटर की बात आती है लेंज के नियम, फ्लेमिंग का नियम, फैराडे का नियम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विद्युत मोटर जो विद्युत मोटर होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वो करती है फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे का नियम। इसके बाद फैराडे का नियम, फैराडे के नियम की बात करें तो जो विद्युत मोटर होती है, पहले विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, जो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है,
ट्रांसफॉर्मेशन करती है, चेंज करती है, ठीक है, परिवर्तित कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। जो विद्युत मोटर होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। इसके बाद बात करें फैराडे का नियम की, तो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, तो किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है, विद्युत वाहक बल, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वह भौतिक राशि है जो किसी तल, जैसे कि किसी चालक तार की कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण की माप है, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो संसार का सबसे छोटा पुष्प है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कमल, रैफ्लेसिया, वुल्फिया, नन ऑफ दीज, ठीक है, तो इनमें से कौन सा है संसार का सबसे छोटा पुष्प? ठीक है, तो संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, ठीक है, कौन सा है? वुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। और रैफ्लेसिया की बात करें तो रैफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है संसार का, ठीक है, रैफ्लेसिया, वुल्फिया तो सबसे छोटा पुष्प है, और सबसे बड़ा पुष्प की बात करें तो रैफ्लेसिया होता है। रैफ्लेसिया कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। रैफ्लिया सबसे बड़ा पुष्प है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में होता है? नहीं होता है, ठीक है, तो किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, कोयला, ठीक है, तो इनमें से कौन सी गैस है जिसका हम ईंधन के रूप में, खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं? खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में, ठीक है, तो एलपीजी का हम कर सकते हैं, बायोगैस का हम कर सकते हैं, और कोयले का हम कर सकते हैं, ठीक है, तो हम सीएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं खाना बनाने वाली गैस के ईंधन के रूप में, ठीक है, सीएनजी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अब बात करें सीएनजी, सीएनजी क्या है? प्राकृतिक, जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म, और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के साथ अंदर रखने से बने तरल को क्या कहते हैं हम? सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये गाड़ियों में यूज की जाती है आजकल। और प्राकृतिक गैस की तरह ही सीएनजी के अवयव जो कौन कौन से अवयवों से बनती है? मीथेन, इथेन और प्रोपियन इसका अवयव हैं, ठीक है, सीएनजी के अवयव कौन कौन से हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मीथेन, प्रोपेन और इथेन, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसके बाद इसका जो प्रयोग होता है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में किया जाता है, ठीक है, दोनों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ठीक है, जो सामान्य अगर मनुष्य के नेत्र की हम स्पष्ट दृष्टि दूरी की बात करें तो वह न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम डिस्टेंस क्या होगी? तो ये होगी 27 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इनमें से क्या होगी? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, सामान्य जो स्पष्ट दृष्टि दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब बात करें 25 सेंटीमीटर किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए, अगर स्पष्ट देखने के लिए किसी वस्तु के नेत्र से कम क्या होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा, ठीक है, और साफ दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा वो। और एक सामान्य 25 सेंटीमीटर के अनंत दूरी तक सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट कर सकती है, ठीक है, सुस्पष्ट वस्तुओं को सुस्पष्ट कर सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया था? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया था? एडोल्फ गैस्टन, यूनिज फिक्ने, एनरिको फर्मी, बेनोइट फोरनेरोन ने और
सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो किसने किया था? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार ये किया था सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। 1879 में स्कॉटिश कनाडाई सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था यह, और दुनिया को 24 समय क्षेत्रों टाइम जोन्स में, ठीक है, विभाजित किया इन्होंने, और प्रत्येक को 15 डिग्री देशांतर जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उसमें कवर किया है, ठीक है। 24 क्षेत्रों में इन्होंने इनको डिवाइड किया और 15 डिग्री में इनको लॉन्गिट्यूड में इनको कवर किया, ठीक है। 1879 में स्कॉटिश थे ये सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। इन्होंने क्या करा? इन्होंने करा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किया, ठीक है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का इस आविष्कार किया। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो जल के अपचयन में कौन सी गैस प्राप्त होती है? जल के अपचयन में कौन सी गैस प्राप्त होती है? H2 गैस, O2 गैस, हीलियम होगी He, और H2 या H2 और O2, ठीक है। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो ये हाइड्रोजन H2, ठीक है। H2 गैस जो होती है जल के अपचयन में प्राप्त गैस होती है, ठीक है। जो अपचयन रिडक्शन की बात करें तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है अथवा किसी यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात कम हो जाता है, तो क्या कहते हैं हम? अपचयन, रिडक्शन क्रिया बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है, रिडक्शन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अंडा मृदु जल नरम पानी में, अगर हम अंडा अगर मृदु जल यानी कि नरम पानी में डूबा जाता है, परंतु नमक के सांद्र जो होता है, नमक के सांद्र घोल में क्यों तैरता रहता है? जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, अंडा घोल से नमक का अवशोषण कर लेता है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? नमक का घोल का घनत्व अंडे के घोल के घनत्व से अधिक हो जाता है, ठीक है। नमक का घोल का घनत्व अंडे के घोल के अधिक हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है? डूब जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो निम्न में से कौन सी ध्रुवीय पोलर वेक्टर है? पोलर वेक्टर की बात करें तो विस्थापन, बल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पोलर वेक्टर इनमें से कौन कौन से हैं? पोलर वेक्टर हैं विस्थापन और बल दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं, ठीक है, ए और बी दोनों हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया ए और बी दोनों हैं। भौतिकी में क्या होता है कि ध्रुवीय वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो संकेत को उलट देता है, जैसे त्रिज्या वेक्टर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो शरीर के किस हिस्से में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन शरीर के किस हिस्से में होता है? तो जो प्रोटीन हम खाते हैं तो प्रोटीन का पाचन हमारे मुंह, पेट में, डुओडेनम में, आंत में, ठीक है। तो किस में होता है? ये होता है पेट में होता है, ठीक है। पेट में पाचन होता है, ठीक है। पेट में लीवर जो होता है, लीवर में पाचन होता है प्रोटीन का। और हम भोजन के पाचन की बात, जहां भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। भोजन का जो पाचन शुरू होता है मुंह से ही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ब्लड प्रेशर क्या है? ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है? यह दबाव है कि मस्तिष्क पर रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट जम जाता है। जो मस्तिष्क, ब्लड प्रेशर क्या है? जो मस्तिष्क को दोषपूर्ण आदेशों के कारण रक्त प्राप्त करता है, जो शरीर की संचार प्रणाली को मोटापा या बुढ़ापे का कारण बनता है। यह हृदय के पंपिंग फंक्शन को और धमनी दीवारों को, जो आर्टेरियल वॉल्स होती हैं, को प्रतिरोध के फलस्वरूप रक्त का दबाव की मात्रा है। तो ब्लड प्रेशर इनमें से क्या है? ब्लड प्रेशर काफी आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो काफी आदमियों में देखी जाती है। तो ये क्या है? ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर जो होता है
यह हृदय को पंपिंग फंक्शन जो होते हैं, हृदय के हार्ट के जो पंपिंग फंक्शन होते हैं और धमनी की दीवारों को जो आर्टरी वॉल्स होती हैं उनके प्रतिरोध के फलस्वरूप रक्त का जो दबाव की मात्रा होती है वही क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर यही होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो बहुत ही गाढ़े अम्लीय एसिडिक विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, जो बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान की बात करें तो ये क्या होता है, 0 से कम होता है इसका। ठीक है, 0 से कम होता है, 0 से कम होता है इसका पीएच मान, जो गाढ़ा अम्लीय एसिडिक वो होगा। ठीक है, इसकी बात करें। अन्य की बात करें तो सब्सटेंस और पीएच की बात करें। ठीक है, जो ब्लड होता है, ब्लड का 7.3 से 7.5 तक होता है पीएच वैल्यू। टीयर्स की बात करें तो 7.4 होता है। सलीवा की बात करें तो 6.5 से 7.5 के बीच होता है। यूरिन की बात करें तो यूरिन 5.5 से 7.5 होता है। कॉफी की बात करें तो इसका 4.5 से 5.5 होता है। बियर की बात करें, बियर का 4 से 5 के बीच में होता है। वाइन की बात करें तो वाइन 2.8 से 3.8 के बीच में होता है। विनेगर की बात करें तो ये 2.4 से 3.4 के बीच इनकी पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम, आंत होगी इंटेंसिटाइन और श्वास नली होगी रेस्पिरेटरी ड्रेन और फेफड़े। ठीक है, टिटनेस रोग जब मनुष्य को होता है तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये होता है तंत्र का तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है मनुष्य का टिटनेस के रोग में प्रभावित होता है। ठीक है, यह रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया के घावों से प्रदूषित होने के कारण होता है। ठीक है, तंत्र का तंत्र कहां से होता है, या मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उनके घावों से दूषित होने के कारण अगर दूषित हो जाता है तो टिटनेस, फिर उसे क्या करते हैं, टिटनेस का टीका लगाया जाता है। ठीक है, टिटनेस की वैक्सीन लगाई जाती है, वही तंत्र का तंत्र को, नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। अब बात करें ट्रैकोमा, जो ट्रैकोमा रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है, कौन से अंग को, आंखों को प्रभावित करता है। टाइफाइड रोग जो होता है, टाइफाइड डिसीज, वो आंत को प्रभावित करता है, आंतों को। ठीक है, इसमें सल्मोना टाइफी नामक एक बैक्टीरिया चला जाता है। ठीक है, पीलिया की बात करें तो पीलिया जिगर को प्रभावित करता है। अल्जाइमर की बात करें तो अल्जाइमर रोग दिमाग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। ठीक है, और डिप्थीरिया रोग की बात करें तो डिप्थीरिया श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, ये इफेक्टिव अंग हैं। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यकृत, लीवर द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है। ठीक है, जो लीवर से निकलता है बाइल जूस, उसका क्या काम होता है, यह भोजन को क्षारीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को तोड़ता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, भोजन को क्षारीय बनाता है। लीवर से निकलने वाले बाइल, यानी कि जो बाइल जूस होता है, बाइल यानी कि पीले रंग का वह रस होता है जिसका मुख्य कार्य होता है वसा को शरीर में तोड़ना। क्या होता है, वसा को शरीर में तोड़ना। पित्त का उतार चढ़ाव शरीर के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो बाइल जूस होता है जो लीवर में निकलता है तो यह भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सेरिबेलम के बारे में, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, मांसपेशियों को संचालन पर नियंत्रण करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना है, और बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, जो सेरिबेलम का क्या कार्य है, सेरिबेलम का जो कार्य है बी और सी होता है, मांसपेशियों के संचालन पर नियंत्रण करता है और शरीर का संतुलन बनाए रखना है इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया, इसे देखते हैं हम। ठीक है, तो ये
तो ये होता है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम ये हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन मापन यंत्र का नाम क्या है? तो ऑक्सेनोमीटर, रेस्पिरोमीटर और पोटोमीटर और नन ऑफ दीज, ठीक है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेस्पिरोमीटर जो होता है, रेस्पिरोमीटर ही क्या कहलाता है? श्वसन मीटर कहलाता है। श्वसन मापन का यंत्र बोलते हैं इसे, ठीक है। रेस्पिरोमीटर श्वसन यंत्र हो गया ये, ठीक है, श्वसन मापन के लिए होता है। और जो ऑक्सेनोमीटर का बात करें तो ये इंक्रीज ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो पेड़ों के बढ़ोतरी, ठीक है, बढ़ोतरी मापने के लिए, पेड़ों की बढ़ोतरी मापने, ग्रोथ मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है। और जो पोटोमीटर की बात करें तो पोटोमीटर क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की दर, ठीक है, वेपोराइजेशन की दर को, जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन की मेजरमेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? गैसों की संख्या की बात करें तो 7, 9, 11, 18 कितनी होती है? ये होती है आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है गैसों की संख्या, ठीक है, 11 होती है गैसों की कुल संख्या टोटल। इसके बाद अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है मानव के शरीर में वजन का कितना हिस्सा, जो कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? जो मनुष्य का शरीर होता है उसके कितना प्रतिशत, ठीक है, और कितना प्रतिशत इसका रक्त होता है, ठीक है, कितने प्रतिशत मात्रा? तो 7%, 9%, 11%, 18%। ये होता है 7% मनुष्य के टोटल वजन का होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें 7% होता है टोटल वजन का। मनुष्य के खून का रंग एक प्रोटीन, ठीक है, एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रंग के घटक होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? हिम बोलते हैं, हिम, ठीक है, हिम कहा जाता है। हीम का काम जो होता है रक्त प्रवाह के साथ ही ऑक्सीजन को लाना और ले जाना होता है, ठीक है। तो 7% टोटल शरीर के वजन का होता है ब्लड इसमें, मनुष्य में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जन होता है, ठीक है, सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है ब्रीथ, सांस द्वारा, पसीने द्वारा, यूरिन द्वारा और मल द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है? ये होता है शरीर में नाइट्रोजन सर्वाधिक कहां से उत्सर्जित होता है? यूरिन द्वारा होता है, ठीक है, यूरिन द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद यूरिन द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों थे, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस में को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं अनैच्छिक कार्य, तो उसमें किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसका कंट्रोल होता है? मेडुला अल्बागेंटा, सेरेबेलम, परमस्टिक्स, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो किसका नियंत्रित होता है? अनैच्छिक कार्यों में किसका नियंत्रण होता है? मेडुला अल्बागेंटा का नियंत्रण होता है, ठीक है, मेडुला अल्बागेंटा का नियंत्रण होता है, ठीक है, मेडुला अल्बागेंटा का। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो औषधि की कौन सी शाखा शरीर, ऊतक और द्रव से संबंधित है? ठीक है, शरीर, ऊतक और द्रव से संबंधित है। फार्माकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी और फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो औषधि की कौन सी शाखा शरीर, ऊतक और द्रव से संबंधित है? तो शरीर और द्रव, ऊतक और द्रव से संबंधित कौन सी शाखा है? ये होती है पैथोलॉजी, ठीक है। कौन सी होती है?
पैथोलॉजी होती है। ठीक है, पैथोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी की बात करें तो इसमें फार्मास्यूटिकल साइंस होता है, फार्मास्यूटिकल साइंस। और बाल चिकित्सा, ठीक है, बाल चिकित्सा की बात कर रहे हैं, पेडियाट्रिक्स की, वो बाल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान की शाखा है पेडियाट्रिक्स। ठीक है, पैथोलॉजी कौन सी है, ऊतक और उसके लिए है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, नन ऑफ दीज। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, द्रव का क्वथनांक अशुद्धियों के कारण बढ़ जाता है। क्वथनांक की बात करें तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है वह क्या होता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो पारे का मुख्य अयस्क क्या है, पारे का मुख्य अयस्क क्या है, पिंचब्लेंड, ऑक्साइड, बॉक्साइड हो गया, और सिनेबार, लिथियम। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही है। पारे का जो अयस्क की बात करें, पारे का मुख्य अयस्क, तो ये सिनेबार, सिनेबार है। ठीक है, जो पिंच ब्लेंड होता है वो रेडियम होता है। ठीक है, पिंच ब्लेंड का क्या होता है, रेडियम होता है। और एल्युमिनियम बॉक्साइट का क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। और लिथियम की बात करें तो ये सबसे हल्की धातु है। ठीक है, लिथियम की बात करें तो सबसे हल्की धातु है। बॉक्साइड एल्युमिनियम होता है, और पिंच ब्लेंड हो गया रेडियम का, सिनेबार हो गया पारे का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वेत रक्त कण WBC, लाल रक्त कण RBC, प्लेटलेट्स, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और कमेंट में आंसर हमें जरूर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ऑनलाइन स्टडी यूके को। और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ें ऑनलाइन स्टडी यूके में, उसमें काफ़ी नोट्स हैं साइंस के, आप उनमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, और तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सो मच। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।